तो फिल्म की शुरुआत एलिन और उसकी फैमिली से होती है जो अभी अभी इस टाउन में शिफ्ट हुए थे। एलिन एक कारपेंटर थी और उसे घर सजाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके हस्बैंड को कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर की जॉब मिल गई थी। सब ठीक था, बस उनका बेटा केन एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसको स्कूल में भी कोई पसंद नहीं करता था और एक दिन तो लड़कों के बुली करने पर, यानी लड़कों के तंग करने पर, वो सभी लड़कों से लड़ जाता है। केन की इस हरकत की वजह से अगले 3 दिन के लिए उसे स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया जाता है। रेड केन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। ऊपर से जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ एलिन ने यूरिया नामी किसी आदमी को बुलाया हुआ था जो उसका दोस्त था। यूरिया बोल नहीं सकता था, लेकिन वो स्पिरिट मीडियम का काम करता था, यानी वह सोल्स और ऐसी ही दूसरी न दिखने वाली क्रिएचर से बात कर सकता था। एलिन, जो इन चीजों पर बिलीव करती थी, वो यूरिया के जरिए यह बात जानना चाहती थी कि उसका केन का सोल फ्री है या नहीं। लेकिन रेड इससे बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। वो एलिन पर बहुत गुस्सा करता है और एलिन को मजबूर होकर यूरिया को यहाँ से भेजना पड़ जाता है। खैर, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रेड और एलिन केन से बात करने के लिए उसके पास बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें यह मसला क्या है। तो केन बताता है कि सब बच्चे मुझे बुली करते हैं और वो मुझे प्यारा नहीं समझते। केन ने जो किया था उसकी सजा के तौर पर केन की वीडियो गेम्स वगैरह बंद कर देते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें यह भी एहसास था कि इस सब में केन भी सफर कर रहा है और उसकी ज्यादा गलती भी नहीं है, तो वो अगले दिन उसका मूड ठीक करने के लिए एक ट्रिप का भी प्लान बना लेते हैं। केन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि सुबह एलिन और रेड के उठने से पहले ही वो उठ गया और उसने खुद जाकर अपने मॉम डैड को उठाया। इन लोगों ने पिकनिक की तैयारी की और ये लोग जंगल में पहुंच गए। यहाँ पर केन चीजों के साथ खेल रहा था तो एलिन और रेड एक दूसरे से बात कर रहे थे। एलिन कहती है कि मुझे कुछ भी चीजें ठीक नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रहा कि केन एडजस्ट कर पाएगा। तो रेड उसे कहता है हौसला रखो, वक्त गुजरेगा और आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल होने लगेंगी। यहीं पर रेड एलिन को एक सरप्राइज भी देता है। वो जानता था कि एलिन को क्राफ्टिंग का कितना ज्यादा शौक है। वो एक कारपेंटर जो थी, इसलिए उसने एक ऑनलाइन स्टोर का इंतजाम किया था जहां पर एलिन अपनी बनाई चीजों को बेच सकती थी और यह जानकर एलिन को बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये लोग बातें करते करते इतना खो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनका बेटा केन कहाँ पर है। काफी देर के बाद जब उन्हें इस चीज का एहसास होता है तो वह जंगल में अपने बेटे को देखने लग जाते हैं और उन्हें अपना बेटा जंगल में एक अजीब से दरवाजे के सामने खड़ा दिखता है। ये दरवाजा इनके लिए भी अजीब था क्योंकि ऐसा दरवाजा इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई घर, कोई कमरा नहीं था और इस दरवाजे को जंजीर से भी बांधा गया था। इसको देखने पर यह काफी पुराना लग रहा था और काफी मोटी लकड़ी से बना हुआ था। रेड तो इसे इग्नोर कर देता है, पर एलिन रेड से कहती है देखो, हमें घर में भी एक डोर की जरूरत है और इसकी हालत अभी भी काफी अच्छी है। मैं इसे रिनोवेट करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसीलिए एलिन के कहने पर रेड इसे गाड़ी में रखकर ये लोग इस डोर को घर ले आते हैं। अगले 3 दिन तक इस डोर को ठीक करने के लिए और नए जैसा बनाने के लिए एलिन दिन रात एक कर देती है और इस पर बहुत मेहनत करती है। उसने डोर के पुराने हुक्स और क्लिप्स उतार दिए थे और वहां पर नए इंस्टॉल कर दिए थे। दरवाजे को अच्छी तरह रिपेयर करने के बाद उसने इसे पेंट करके बिल्कुल नया जैसा बना दिया था। अब क्योंकि इनके एक कमरे में दरवाजा नहीं था तो इसीलिए रेड और एलिन मिलकर इस डोर को उस कमरे के बाहर लगा देते हैं। खैर, अगला दिन हो जाता है और इनके साथ अजीबोगरीब काम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें तो ये साफ अंदाजा हो जाता है कि वो डोर कोई आम डोर नहीं है। लेकिन एलिन और रेड इस पर ध्यान नहीं देते। पहले ही दिन एलिन जब उस कमरे का दरवाजा खोलती है उस कमरे से कुछ लेने के लिए, तो उसे इस दरवाजे के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। लेकिन फिर वो ये सोचकर इग्नोर कर देती है कि शायद किसी ने अपने गंदे जूते वहां उतार दिए होंगे। ये दिन तो इसी तरह गुजर जाता है और अगले दिन जब एलिन ग्रोसरी करके बाहर निकलती है तो वो अपनी पॉकेट के अंदर से चाबियां निकालती है। चाबियों के साथ उसके हाथ पर बहुत सारी वॉर्म्स भी आ जाते हैं। ये देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। उसकी पॉकेट में ऐसे अजीबोगरीब कीड़ों का होना बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं था। वो जल्दी से अपनी जैकेट उतारती है और उसमें देखती है कि वॉर्म्स आए कहां से थे, लेकिन उसकी जैकेट बिल्कुल साफ थी। ये बात रात में वो रेड से भी डिस्कस करती है। रेड कहता है इतना मत सोचो, क्या पता तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा हो और उसने ही ये वॉर्म्स तुम्हारी की के साथ लगाकर तुम्हारी पॉकेट में रख दिए हों। रेड कहता है तुम टेंशन फ्री होकर सो जाओ, मैं केन से बात करूंगा। एलिन भी अब अपना माइंड साफ करते हुए सो जाती है और आधी रात को जब वह पानी के लिए किचन में जा रही थी तो उसे रास्ते में एक भयानक साया दिखाई देता है, जिससे वो डरकर चीख मार देती है। लाइट ऑन करती है तो देखती है कि यह उसका बेटा केन ही था। उसने डरते हुए पूछा तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? तो केन ने कहा मैं डर गया था, मुझे बहुत ही डरावने ख्वाब आ रहे हैं, जैसे कोई मॉन्स्टर मेरा पीछा कर रहा हो। तो एलिन और रेड उसके कमरे में जाते हैं और उसे समझाते हैं देखो बेटा, मॉन्स्टर जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं, वो तो सिर्फ किताबों में ही होती है। काफी देर केन को हौसला देने के बाद एलिन उसके रूम से जब जाने लगती है तो हम उसके पीछे उसी रेड डोर के अंदर से एक काला हाथ निकलता हुआ देखते हैं, जिसे एलिन नोटिस नहीं कर पाती। सुबह होते ही इनका घर नॉक होता है और एलिन देखती है कि इनके घर यूरिया आया था, जो काफी घबराया हुआ था। क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, इसीलिए वो इशारे करके एलिन को समझाने की कोशिश करता है कि उसका घर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है।
उसको लग रहा था कि इस घर के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक स्पिरिट्स आ गई हैं और यह घर अब क्यों नहीं रहा। वो कहता है कि या तो यहाँ पर कोई रिचुअल किया गया है या यहाँ पर वाकई ही कोई दूसरी डायमेंशन की चीज आ गई है। ये लोग अब उस चीज को यहाँ से भगाने के लिए एक रिचुअल करने लग जाते हैं और एलिन भी मान जाती है। यूरिया घर के चारों तरफ नमक का एक घेरा बना देता है और बहुत सारी कैंडल्स ऑन करता है और एलिन से उस नए लगाई डोर के बारे में सवाल करता है तो एलिन बता देती है कि उसे तो ये लोग जंगल से लेकर आए थे। वह समझ गया कि गड़बड़ी इसी पर है। वह होली वाटर लेकर जब उस डोर के ऊपर डालता है तो एकदम से लाइट्स फ्लिकर होकर चली जाती हैं और इस साइन से ये लोग समझ जाते हैं कि जो कुछ भी गड़बड़ है वो इस डोर से ही है। यूरिया जल्दी से इस डोर को अपने घर से उतार देने को कहता है। रात में जब रेड आता है तो एलिन रेड को सारी बात बताती है। रेड कहता है, वैसे तो मुझे इन बातों पर यकीन नहीं, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं इस डोर को उतार दूंगा। अगले दिन हम देखते हैं एलिन पास की लाइब्रेरी में जाती है और उससे पूछती है कि क्या पहले ऐसी यहाँ की कुछ स्टोरीज मशहूर हैं, जैसे किसी का गायब हो जाना या किसी मॉन्स्टर का इस एरिया में आना या जंगल के बारे में कोई स्टोरी या किसी स्ट्रेंज डोर के बारे में कोई स्टोरी पता है। वो लाइब्रेरियन उसे बताती है कि ऐसा ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जंगल में मौजूद एक वेल यानी एक कुएं के बारे में ऐसी कहानियां बनी हुई हैं कि जैसे वो कर्स्ट हो यानी शापित हो। और हाँ, आज से 20 साल पहले काफी अजीब तरीके से इस शहर से कई बच्चे गायब भी हो गए थे जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। ये खबरें पढ़कर एलिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उन पुराने न्यूज़पेपर्स के प्रिंट्स को लेकर घर आ जाती है। आकर उसने ये सारी चीजें रात में रेड को भी बताने की कोशिश की, पर रेड ने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया और उससे कहा कि तुम ज्यादा ही भूतिया स्टोरीज पर यकीन करने लगी हो और यूरिया के साथ भी रह रही हो, इसीलिए तुम्हारे माइंड में ये सब कुछ फिक्स हो चुका है। एलिन भी उसकी बात मानते हुए सो जाती है और सुबह जब ये लोग उठते हैं तो ये हैरान परेशान रह जाते हैं। जिस डोर को इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही पेंट किया था, उस डोर का पूरा पेंट इसी पपड़ी की तरह उतरकर नीचे गिर चुका था। ऐसा होना तकरीबन इम्पॉसिबल था और वह दरवाजा अपनी पुरानी हालत में आ चुका था। एलिन कहती है कि शायद मैं किसी गलत क्वालिटी का पेंट ले आई हूँ या एक्सपायरी पेंट, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। खैर, केन को स्कूल छोड़ने के बाद रेड अपने काम पर चला जाता है और एलिन घर के कामों में लग जाती है। जिस टाइम हम उनके घर में सच में किसी के होने को देख पाते हैं, यह एक बच्ची थी जो बिल्कुल भूत लग रही थी। वो इस पूरे घर में फिरती है और एलिन उसे पहचान नहीं पाती और आखिर उस दरवाजे के अंदर वापस चली जाती है। दरवाजा बंद होने की आवाज एलिन ने सुनी थी, लेकिन जब तक एलिन उस दरवाजे के सामने आई तो वहां कोई नहीं था। इतनी ही देर में एलिन को दोबारा केन के स्कूल से मैसेज आ जाता है। एलिन जब वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि केन को दोबारा स्कूल से 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इस बार के बाद दोबारा उसने बच्चों को मारा था और अब की बार तो काफी ज्यादा बुरे तरीके से। वो समझ गई थी कि केन के साथ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसके जहन में आता है कि क्या केन के साथ जो सब कुछ हो रहा है वो उस डोर से तो नहीं जुड़ा। लेकिन फिर उसे रेड की बातें याद आती हैं जिसने एलिन को उसके दिमाग से यह भूतिया चीजें निकालने को कहा था। इसीलिए एलिन ने भी अब इस चीज को ज्यादा नहीं सोचा और घर आकर दोबारा रेड से बात की कि केन सुधरने पर आ ही नहीं रहा। ये लोग फैसला करते हैं कि केन को डिसिप्लिन सिखाने के लिए कुछ दिन तक रेड केन को अपने साथ साइड पर लेकर जाएगा। अब हम देखते हैं कि एलिन को लाइब्रेरी की तरफ से कुछ पुराने न्यूज़पेपर के प्रिंट रिसीव होते हैं। इस न्यूज़पेपर प्रिंट में एक ऐसी लड़की के गायब होने की भी खबर थी जिसकी मॉम अभी तक इसी टाउन में रहती थी। ये खबर सुनकर वह फैसला करती है कि वह उस लड़की की मॉम से इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। बिना वक्त जाया किए वो मैगी नाम की उस बच्ची के मॉम के घर चली जाती हैं। वह औरत काफी डरी हुई थी। उसने एलिन के लिए थोड़ा सा ही दरवाजा खोला। एलिन ने उसे बताया कि मैं मैगी की पुरानी खबर सुनकर आई हूँ। मैगी का नाम सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा गई थी। एलिन ने उसे बताया कि मुझे जंगल में एक बहुत पुराना दरवाजा भी मिला था, मुझे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये सुनकर तो वो औरत आग बबूला हो जाती है। खैर, अब क्योंकि एलिन को कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए सब कुछ बताने के लिए उस बूढ़ी औरत ने एलिन को घर के अंदर बुला लिया और उसे बताना शुरू किया कि आज से 20 साल पहले मेरी बेटी को एक घर बहुत अच्छा लगने लगा था। वो हर रोज उस खाली घर के बाहर जाया करती थी, हालांकि मैं उसे मना भी बहुत करती थी। और एक दिन बहुत सारे और बच्चों की तरह उसे अपनी बेटी भी नहीं मिली, उसे मैगी भी नहीं मिली। उसे लगता है कि मैगी उसी घर में गई होगी, क्योंकि आखिरी मर्तबा उसे वहीं देखा गया था। ये जानते हुए मैगी की मॉम समझ गई कि यह घर कर्स्ड है, यानी इस घर के अंदर कुछ शाप है, इसीलिए वह उस घर को जला देती है। लेकिन हैरानी की बात थी, पूरा घर जलने के बावजूद वो दरवाजा नहीं जला था। ये देखते हुए वो समझ गईं कि यह जरूर किसी और डायमेंशन का या जहन्नुम का दरवाजा है, जहां पर मासूम बच्चों की सोल्स चली जाती हैं। इसीलिए उसने उस दरवाजे को जंजीरों से बांधकर जंगल के दरमियान में छोड़ दिया ताकि कोई भी बच्चा उसका शिकार न हो सके। उस दिन के बाद से बच्चे गायब होना कम हो गए। लेकिन अब एलिन, क्योंकि वो दरवाजा दोबारा अपने घर इसी शहर में ले आई थी, तो इसका मतलब था कि हिस्ट्री अब अपने आप को रिपीट करेगी। एलिन ने अभी यह बात सुनी ही थी कि फौरन ही उसे उसके हस्बैंड रेड का मैसेज आया, जिसने बताया कि वो केन को घर छोड़ चुका है। ये सुनते हुए वो घबराकर फौरन घर की तरफ भागी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसका बेटा उसकी गलती की वजह से खतरे में है। और घर पहुंचने पर वही हुआ जिसका उसे डर था। केन उसे कहीं भी नहीं मिला। फौरन से वह ये खबर रेड को दे देती है और अब ये दोनों मिलकर अपने बेटे को ढूंढने लग जाते हैं।
पूरे शहर में ढूंढने के बाद जब उन्हें अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता तो रेड पुलिस में भी रिपोर्ट कर देता है। यहाँ पर हर तरफ इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो जाती है और हमें उस दरवाजे के अंदर से केन की कार बाहर आती दिखाई देती है, जिसका साफ मतलब था कि केन उस दरवाजे के अंदर ही है। रेड तो पुलिस के साथ लगा हुआ था केन को ढूंढने के लिए, लेकिन एलिन समझ गई थी कि उसे न तो किसी ने किडनैप किया है और न ही वह भटका हुआ है। वो जरूर उसी डोर के पीछे है, क्योंकि केन ने पहले भी कई मर्तबा अपनी मॉम को बताया था कि उसे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स अपने ख्वाबों में डराते हैं। एलिन पछता रही थी कि क्यों वो अपने बेटे की बात न समझ पाए, क्यों वो उसके डर को महसूस न कर पाए, और आज उसके डर ने उसी को खा लिया। वो जानती थी कि पुलिस तो यहाँ कुछ नहीं कर सकती और जो उनकी मदद कर सकता है वो कोई और नहीं बल्कि यूरिया था। इसीलिए वो यूरिया को अपने घर बुला लेती है। जैसे ही यूरिया घर आता है तो एलिन उसे सारी चीजें बताती है कि किस तरह पिछले कुछ दिनों से केन को मॉन्स्टर्स के ख्वाब आ रहे थे। एलिन को भी इस घर में डर लगने लगा था और वह उस दरवाजे की भी सारी कहानी यूरिया को बता देती है, जो उसे मैगी की मॉम से और न्यूज़पेपर्स के जरिए पता चली थी। यूरिया उनकी बातों को सुनकर यह बात कंफर्म कर देता है कि वो डोर कोई सादा डोर नहीं है, बल्कि वो दूसरी दुनिया का एक पोर्टल है और जरूर उस दुनिया के पीछे किसी डीमन का राज है। यूरिया को लगता था कि अगर कोई इसके अंदर जा सकता है तो वहां से वापस आने का भी कोई ना कोई पॉसिबल तरीका तो होगा। वो इन दोनों से कहता है कि हमें इस डोर को सबसे पहले उसी जगह पर रखना होगा जहां से यह इन लोगों को मिला था, ताकि वहां जाकर ये लोग अपने रिचुअल के जरिए इस दरवाजे की पीछे की दुनिया यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कांटेक्ट कर सकें। रेड और एलिन उसकी बात मानते हुए इस दरवाजे को उतार कर बिल्कुल उसी जगह पर रख देते हैं जहां से इन्हें मिला था। कुछ कैंडल्स जलाते हुए ये लोग एक रिचुअल की तैयारी भी कर लेते हैं। यूरिया अब अपना रिचुअल शुरू कर देता है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स बनाते हुए। जैसे जैसे ये रिचुअल आगे बढ़ रहा था, इस जगह का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। हर चीज डार्क होती जा रही थी, सारी कैंडल्स बुझने लगी थीं, यहाँ तक कि उनका आखिरी लालटेन भी बुझ जाता है। जिस टाइम यहाँ पर एंट्री करता है वही भयानक शैतान जो इस डोर के पीछे रहता था। इस टाइम इन्हें वो नजर नहीं आता, लेकिन यूरिया उससे बात कर रहा था, सिर्फ यूरिया ही उसे देख सकता था। यूरिया उससे बात करता है कि उसे उस दरवाजे के पीछे जाना है, तो डीमन उसे कहता है कि उस दरवाजे के पीछे जाने की एक कीमत है और तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, इस दरवाजे की चाबी। यूरिया इस दरवाजे की चाबी भी उसे दे देता है और वो चाबी फौरन से उस दरवाजे के अंदर वाइप हो जाती है। इसके बाद वो दरवाजा अब इनकी आंखों के सामने खुल जाता है। दोबारा यहाँ की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और यूरिया को यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की सोल्स दिखाई देती हैं, जो वक्त के साथ साथ इसी दरवाजे के पीछे गायब हुए थे। खैर, अब ये तीनों इस डोर को पार करते हुए उस शैडो वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं, उस सोल की दुनिया के अंदर चले जाते हैं। ये जगह सिर्फ डार्क नहीं थी, यहाँ पर एक खौफ फैला हुआ था और इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। डीमन बताता है कि यहाँ पर उसने बहुत सारे बच्चों की सोल्स को रखा हुआ है, जो सोल्स उसके लिए खाने की तरह हैं और उसे ताक देती हैं। डीमन बताता है कि मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों की सोल्स को यहाँ पर लेकर आता हूँ जो डरते हैं। उसकी सबसे बड़ी ताक डर है। यहाँ एलिन यूरिया से कहती है कि तुम उससे कहो कि चाहे मुझे यहाँ रख ले, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। ये सुनकर डीमन हंसने लग जाता है और कहता है कि ऐसी कोई डील यहाँ पर काम नहीं करती। यहाँ पर बड़े आ ही नहीं सकते, यहाँ पर सिर्फ डर राज करता है, जिसके अंदर डर है वही यहाँ रह सकता है। एलिन अब जिद पर आ चुकी थी, उसे किसी भी हाल में अपना बेटा वापस चाहिए था। तो डीमन उससे सवाल करता है कि तुम अपने बेटे को वापस हासिल करने के लिए क्या कर सकती हो। एलिन कहती है कुछ भी। उसके कुछ भी कहते ही यहाँ वो डीमन इनके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है और बताता है कि तुम्हारे बेटे की जान वापस देने के बदले तुम इस डोर को किसी ऐसी जगह लगाओगे जहाँ से हर रोज मैं किसी एक बच्चे की सोल को ले सकूंगा। अपने बेटे के प्यार में खुद गर्ज एलिन उसकी यह भी बात मान लेती है और इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है। ये साइन करते ही उनके पीछे का डोर दोबारा खुलता है और उसमें से डरा, सहमा, बीमार और कमजोर हुआ केन बाहर निकल आता है, जिसे देखकर एलिन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फाइनली ये लोग अब अपनी असली दुनिया में वापस आ चुके थे। बाज़ाहिर तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी, पर यूरिया बताता है कि प्रॉब्लम अभी है। जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है उसके बदले इन दोनों की सोल्स भी उस डीमन की हो चुकी हैं और मरने के बाद इनकी सोल्स गॉड के पास नहीं बल्कि इस डीमन के पास जाएंगी और इन्हें सबसे पहले डीमन के साथ किया हुआ वादा पूरा करना होगा। इस डोर को किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहां से वो बच्चों की सोल्स को और डर को हासिल कर सके, नहीं तो डीमन उनकी लाइफ तबाह कर देगा और अपना काम करने के बाद तुम लोगों को ये टाउन जल्दी छोड़ भी देना होगा। अगली सुबह हम देखते हैं एलिन केन को लेकर फौरन अपना सामान पैक करके इस टाउन को छोड़कर चली जाती है, लेकिन रेड पीछे रह जाता है क्योंकि उसे डीमन के साथ किया अपना आखिरी वादा पूरा करना था। वो उस डोर को दोबारा से तैयार करता है, बिल्कुल नए की तरह पेंट कर देता है और जाकर एक स्कूल में लगा देता है जहां से डीमन को डर और बच्चे दोनों मिल सकें। उसे ऐसा करते हुए बुरा भी लग रहा था, लेकिन वह मजबूर था और अब जुल्म की एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। यहाँ से बच्चे गायब तो हुआ करेंगे, लेकिन कभी अपने पेरेंट्स को नहीं मिलेंगे।